हाइपरबोला को हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड parabola if eccentricity E is equal to 1, and a conic section is called ellipse when E is less than 1. and हाइपरबोला में क्या कहेंगे? ए कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला इफ E is greater than 1. अब इसको हम लोग इंडिपेंडेंट तरीका से भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं S, प्लेन में कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मान लिया जाए ये हम ZM कहते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन, मान लिया जाए कि P एक मूविंग पॉइंट है ना, P एक मूविंग पॉइंट है, ये प्लेन में मूव कर रहा है। और मूव कैसे? तो अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। और रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है? तो ऐसा ये मूव कर रहा है कि हमेशा इस पॉइंट और इस फिक्स्ड पॉइंट, माने फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से इसकी दूरी का जो रेशियो है, जैसे PS बाई PM। अब यही रेशियो कोनिक सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसेंट्रिसिटी होता है। यह दोनों अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो E1 हो जाता है, तो वो पैराबोला बनता है। और एलिप्स कब बनता है? जब E जो है 1 से कम होता है। अब 1 से कम कैसे होगा? तो ये PS जो है कम हो, ये डिस्टेंस कम हो और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो, तब कम में ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तब न 1 से कम होगा, तो वो एलिप्स का केस हो गया। और अब हाइपरबोला में ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, यानी कि इसेंट्रिसिटी ज़्यादा में कम से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ये PS बाई PM अब इस पॉइंट के मूव करने से, जब भी ये मूव करेगा इसी कंडीशन के तहत मूव करेगा कि हमेशा यह रेशियो कांस्टेंट हो। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि ये ऐसे मूव करते 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 इस तरह का एक जो है पाथ का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इफ ए पॉइंट P moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and from a fixed straight line it always remains constant, then the point trace out a path, एक पाथ बनाता है, एक रास्ता बनाता है जिसे लोकस कहते हैं, और यही जो है मूविंग पॉइंट का लोकस है ना, हाइपरबोला के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा परिभाषा हो गया, इंडिपेंडेंट परिभाषा हो गया। अब देखिए, तो अब हम लोग इसको एक क्लियर फिगर के रूप में लेते हैं और अब इसको समझते हैं। इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको लेकर हम चलेंगे। तो देखिए, एक फिर से हम फ्रेश अब फिगर बना लेते हैं। इसका शेप जो है, देखिए ये परवल होता है, खाने वाली सब्जी, और जो इलिप्स होता है वो इलिप्टिकल होता है, बिल्कुल ठीक इस तरह से नहीं है ना, ये ऐसे होता है। आप लोगों ने इलिप्स पढ़ लिया, तो एक समझने के लिए, तो यदि इस परवल को, इस पटल को यहाँ से काट दिया जाए या इलिप्स को यहाँ से कट कर दिया जाए और इसके जो मुंह है इसको उल्टा कर दिया जाए, तो ये किस तरह का होगा? ऐसे देखिए,
ये एक इस तरह का फिगर में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइपरबोला हो गया। तो हाइपरबोला हुआ। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर फिक्स पॉइंट एस को यहाँ ले लेते हैं और एक डायरेक्ट्रिक्स को हम यहाँ ले लेते हैं ऐसे। अब जो है इस फिक्स पॉइंट से इसके डायरेक्ट्रिक्स पर एक हम परपेंडिकुलर जो है इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। हम P को और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, P को यहाँ ले लेते हैं, मान लिया जाए कि यह P है, मूविंग पॉइंट है। अब देखिए P से ये जो S का डिस्टेंस है और इसको हम लोग कुछ नाम ले लें, ये Z मान ले, इसको हम M कहते हैं और यहाँ से इसको हम M कह दिए ऐसे। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है और ये जो डिस्टेंस है, अब देखिए ध्यान से, तो डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन कहता है कि PS बाई PM, ठीक है ना, और इज इक्वल टू E, है ना, यानी PS इज इक्वल टू E इंटू PM, ठीक है ना। तो यह इसेंट्रिसिटी है और 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर तब होगा जब PS ज्यादा होगा और PM कम होगा। ये तो हम लोग देख लिए। आगे इसको पढ़ते हैं। इस लाइन को हम आगे इस तरह से और इसको बढ़ा देते हैं और अब यह जो पार्ट है यह भी हाइपरबोला का ही पार्ट है। तो जैसे इलिप्स में आपने देखा कि एक ही फिक्स पॉइंट नहीं था, 2 फिक्स पॉइंट था, तो यहाँ भी एक फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग S डैश कह देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा और इसको हम लोग Z डैश और मान लिया जाए कि M डैश कह देंगे। अब देखिए जैसे कि इलिप्स में एक सेंटर होता है, उसी तरह से ये हाइपरबोला जो है इसमें भी एक सेंटर होगा। तो सेंटर ठीक बीच में होगा, है ना, यहाँ हो गया। यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और ये सेंटर जो है ना, मान लिया जाए कि ये C का काम कर रहा है। C, इसको C से भी नोट करेंगे, सिंबल कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये जो है फिक्स पॉइंट, इसको फोकस कहा जाता है और चूंकि 2 फोकस होते हैं तो एक साथ कहना है तो फोकी, जो इलिप्स में आप लोग पढ़े हैं। डायरेक्ट्रिक्स जैसे इलिप्स में 2 होता है तो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। ये तो अलग से बताने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और यह भी हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया फोकस, है ना, ये भी हो गया फोकस। ये तो इलिप्स में पढ़ लिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग और ऐसे इसको बढ़ा देते हैं। अब देखिए यह जो एक्सिस है, जो S और S डैश से लाइन पास कर रही है, तो यह हाइपरबोला के लिए एक्सिस का काम कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे। इसका एक स्पेशल यहाँ हाइपरबोला के केस में नाम होगा और इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो y एक्सिस के रूप में काम कर रहा है इसको कहा जाएगा कंजुगेट एक्सिस, है ना, इसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट एक्सिस। ये समझना है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हाइपरबोला है इसका यह वर्टेक्स A है और इसका इस वर्टेक्स को हम लोग A डैश कहते हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसमें कि लेट
ए डैश है ना, इसको 2a कह देंगे। अब देखिए ए डैश के ठीक मिडिल पॉइंट सी है, तो इसका मतलब है कि सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए हो जाएगा। यहां पर जैसे इलिप्स में होता था, इसको हम लोग बी और बी डैश कह देंगे, और बी और बी डैश को हम 2b मान लेते हैं, और उसी तरह से सी बी बराबर सी बी डैश को हम b कह देते हैं। फिर देखिए एस और एस डैश को हम 2c कह देते हैं, यहां से यहां मान लिया जाए कि 2c है। अब इसको हम ऐसे कहते हैं कि c से s डैश और सी एस बराबर ये c हो गया। अब जब यहां से c जो है ओरिजिन का काम करता है 0 0, और इसको हम लोग 0 0 कोऑर्डिनेट इसका ले लेंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट जो है ना c0 हो जाएगा, यहां से यहां तक हमने c, और यहां से यहां तक c, तो इसका कोऑर्डिनेट -c0 हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग अब देखिए c से a तक, इसका मतलब है कि जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट a0 हो जाएगा, और c से a डैश यह भी a है और नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है -a0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलिप्स का इक्वेशन कैसे आप निकालते थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं, तो एक तो उस तरीका से आप जैसे इलिप्स का इक्वेशन निकालते हैं, उस मेथड से आप हाइपरबोला का भी निकाल सकते हैं, और दूसरा इसको एक दूसरे मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त करने का है ना कई तरीके हैं। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट जो तरीका है इसको पढ़ते हैं, बनाते हैं उससे, फिर जो है आप सेकेंड मेथड से भी हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम यह मूविंग पॉइंट मूव करते करते ए पर आ जाए है ना, तो व्हेन पी लाई ऑन ए, तो रहेगा तो हाइपरबोला पर ही। तो का सिचुएशन होगा देखिए, ए से एस, तो यहाँ ए एस लिख देंगे, और बाई ए से जेड डायरेक्टली तो ए जेड लिख देंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई। और दूसरा एक बात कि हम जो है ए से एस डैश और बाई ए डैश से जेड, यह भी जो है देखिए ई ही हो गया, ठीक है ना, ए से एस डैश और बाई ए डैश से जेड। तो अब देखिए ए एस बराबर ई ए जेड हो गया, इसको नंबर 1 मानते हैं, और ए एस डैश बराबर ई ए डैश जेड हो गया, इसको नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा ए एस प्लस ए एस डैश बराबर ई कॉमन हो गया, और ए जेड प्लस ए डैश जेड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ये ध्यान देना है। देखिए ए से एस, तो ए से एस यहाँ है ना, ए से एस यहाँ है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी से एस माइनस सी से ए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये जो हम माने हैं ना, तो उसी के टर्म्स में हम इस ए एस को भी चाहते हैं निकालना, क्योंकि एस कितना है ये हम नहीं जानते हैं, तो अभी इसको इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस ए एस डैश, तो देखिए ए यहाँ है और एस डैश यहाँ है, तो इसका मतलब है कि ए से सी प्लस सी से एस डैश, तो ए से सी प्लस है ना
ए से सी प्लस सी से ए से डैश, ये कितना हो गया इज इक्वल टू ई, तो ई रहेगा। अब है ए जेड, तो देखिए ए जेड यहाँ है, हम ओरिजिन से इसको अगर निकालना चाहें तो कह सकते हैं सी ए है ना, ए जेड हम चाहते हैं निकालना, तो सी ए माइनस सी जेड, माइनस सी जेड कह देंगे, प्लस ए डैश जेड, देखिए ए डैश जेड, तो सी ए डैश प्लस सी जेड, सी ए डैश प्लस सी जेड, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि ये सी ए और यह भी सी ए है, तो ये हो गया कैंसिल, तो यहां बचा 2c सी एस प्लस सी एस डैश, इधर बच गया। अब यहां देखिए सी ए और सी ए डैश, तो देखिए यहाँ पर सी ए और सी ए डैश इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, दोनों प्लस है, ठीक है ना, सी जेड और सी जेड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये ओके है, ये ओके है। अब देखिए तो ई हो गया और यहाँ क्या हो गया सी ए प्लस सी ए डैश हो गया। अब देखिए सी से एस और सी से एस डैश, इसी को हम लोग एस एस डैश कहते हैं, और ई सी ए, तो सी यहाँ है सी ए प्लस सी ए डैश, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए ए डैश हो गया। दिस इंप्लाई दैट 2c बराबर, ये माने हैं हम कि ये एस एस डैश इज इक्वल टू 2c माने हैं, यह ए हो गया, और ए ए डैश को हम लोग 2a माने हैं। दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू ए ई, तो यह जो है c क्या है, तो यहां से यहां तक हम लोगों ने c माना, यानी कि फोकस का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो निकल गया, वो कितना होता है ए ई, पहले हम c माने थे तो c माने थे, और ए ई जो है ना वो गिवन में हो गया, इसलिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वह ए ई 0 अब हम लिख सकते हैं, और उसी तरह से इस एस डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम इलिप्स के फोकी का कोऑर्डिनेट एक साथ लिखना चाहें तो हम लिखेंगे प्लस माइनस ए ई और कॉमा 0, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखिए हम इसको 1 और 2 को ऐड किए हैं तो हमें एक रिजल्ट ये मिला है। यदि इसी दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक और रिजल्ट की जरूरत है, और वो रिजल्ट क्या चाहिए हमको, तो सी जेड के बारे में हम जानना चाहते हैं। सी जेड, और सी जेड क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन से है ना यह कितना दूरी पर है, तो यानी कि सी जेड को हमें जरूरत है। अब सी जेड बराबर व्हाट ये हम निकालेंगे, तो डायरेक्ट याद रखने से है ना, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं ए बाई ई होता है, तो लेकिन कैसे होता है ये समझिएगा तो प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी, और हाइपरबोला को हम लोग कई तरह